Hello and good morning, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I'm Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. Without getting delay, let's get started. हमारी फर्स्ट न्यूज़ क्या कहती है? It's regarding Maharashtra set to vote today in a single phase. We all know महाराष्ट्र में 288 सीट्स के लिए पोल्स होने वाले और उसे सिंगल फेज में ही आज कंडक्ट किया जाएगा। साथ के साथ झारखंड में भी कुछ सीट्स पर मतलब कि फाइनल फेज में पोल्स होने वाले हैं। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, जस्ट फॉर जनरल अवेयरनेस कि आज महाराष्ट्र में वोटिंग होने वाली है। Next one is Biren Singh sends notice to 11 Manipur legislatures including ministers who skipped meet. We all know मणिपुर की सिचुएशन क्या है। मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर को डिस्कस करने के लिए कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को नॉर्मेलिटी की तरफ ले आया जाए या फिर कंट्री में कौन से ऐसे स्टेट में कौन से ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म किए जाए, क्या चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं, क्या हमें चेंजेस लानी चाहिए जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रह सके मणिपुर स्टेट का। इसके लिए वहां के सीएम ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, बट कुछ मिनिस्टर्स ने उस मीटिंग को स्किप किया। इसलिए वहां के सीएम ने उन मिनिस्टर्स को नोटिस शो नोटिस भेजा है कि आप अपने रीजंस को बताइए कि आखिर आपने इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग को क्यों नहीं अटेंड किया। अगेन नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, आगे चलते हैं। आज का फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 1000 days ऑफ यूक्रेनियन रेजिलियंस। इस पूरे एडिटोरियल में डिस्कस किया गया यूक्रेन के इशू को। वी ऑल नो 24th of February 2022 को रशिया ने एग्रेसिवली यूक्रेन में इन्वेड किया। रशिया यूक्रेन की टेरिटरी को कैप्चर करना चाहता था, थोड़ा सा यूक्रेन की टेरिटरी को कैप्चर करना चाहता था। थोड़ा सा हिस्टोरिकली अगर मैं समझाऊं तो देखो, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड दो पोल्स में डिवाइड हो गया था। फर्स्ट वन वॉज यूएसए एंड द सेकेंड वन वॉज यूएसएसआर, जिसे हम आज का रशिया भी कह सकते हैं। दोनों कंट्रीज के बीच में दोनों ने पूरे ग्लोब को दो पोल्स में डिवाइड कर दिया था। कुछ कंट्रीज यूएसए को सपोर्ट करती थी, कुछ कंट्रीज यूएसएसआर को सपोर्ट करती थी। हुआ क्या कि दोनों कंट्रीज ने अपने अपने एलाइज के प्रोटेक्शन के लिए फॉर्म किया एक ग्रुप, जो यूएसए के द्वारा ग्रुप बनाया गया, उसे बोला गया नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वहीं यूएसएसआर ने भी अपने एलाइज के साथ पैक्ट साइन किया जिसे बोला गया वर्सा पैक्ट। इस नाटो में ऐसा था कि अगर कोई भी कंट्री, यूएसएसआर की कोई भी कंट्री या ग्लोबल लेवल पर कोई भी कंट्री किसी भी नाटो के मेंबर पर अटैक करती है या उसकी टेरिटरी कैप्चर करने की कोशिश करती है, तो इससे एक तरह से कलेक्टिव अटैक माना जाएगा। मतलब कि जो नाटो का लीड प्लेयर है यूएसए, उससे ऐसा माना जाएगा कि उस कंट्री ने यूएसए के ऊपर अटैक किया है। उस अटैकिंग कंट्री के अगेंस्ट पूरा नाटो ग्रुप फिर एक्शन उठा सकता है। ये एक तरह से मिलिट्री अलायंस बनाई गई। सिमिलरली वर्सा पैक्ट के अंतर्गत यूएसएसआर के भी अलायंस ने यूएसएसआर के साथ पैक्ट साइन कर लिया सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। यूएसएसआर वीक पड़ गया, उसको डिसइंटीग्रेट किया गया। मेजर जो कंट्री बाहर निकल कर आई रशिया, और जो बाकी छोटी छोटी कंट्रीज निकल कर आई उसमें से एक यूक्रेन भी था। ठीक है, तो हमने देखा कि यूक्रेन जो है वो पहले रशिया का ही पार्ट था, बट उसके बाद सबसे बड़ी मेजर चीज जो सामने आई वो ये आई कि यूक्रेन रशिया का पार्ट होते हुए भी 2015 के बाद से डिमांड करने लगा कि यूक्रेन पार्ट बनना चाहता है नाटो का, और कहीं ना कहीं नाटो एक्शंस भी उठा रहा था यूक्रेन को अपना मेंबरशिप प्रोवाइड करने के लिए। इसी के खिलाफ रशिया ये चीज नहीं चाहता था। अगर यूएसए का इन्फ्लुएंस रशिया की नेबरिंग टेरिटरी में बढ़ जाता, अगर यूक्रेन यूएसए का पार्ट बन जाता या एलाई बन जाता, तो ये कहीं ना कहीं रशिया के लिए भी
प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन साबित हो सकती थी। सो उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस चीज को बचाने के लिए कि कहीं यूक्रेन नाटो का पार्ट ना बन जाए, रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ इन्वेट कर दिया, उसने मिलिट्री एग्रेशन कर दिया यूक्रेनियन टेरिटरी को हथियाने के लिए। ये डेट 24 फरवरी 2022 को ये एक्शन उठाया गया। आज की डेट में मतलब कि जब से ये यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको हो गए 1000 डेज। सो उसी रिगार्डिंग ये आज का एडिटोरियल आया है कि इन 1000 डेज में क्या क्या मेजर चीजें हुई हैं। हमारे सामने सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि व्यू पॉइंट था यूरोपियन नेशंस का, ये था कि यूक्रेन इस चीज को सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं यूक्रेन के एग्जिस्टेंस पर भी क्वेश्चन मार्क उठाए जा रहे थे कि क्या यूक्रेन, रशिया वी ऑल नो कितनी बड़ी कंट्री है और उसके कंपैरिजन में यूक्रेन छोटी सी कंट्री है। साथ के साथ डिफेंस के मैटर में रशिया काफी डेवलप्ड है, यूक्रेन उतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। तो इसलिए यूरोपियन कंट्रीज ने तो ऐसा मान लिया था कि यूक्रेन बचेगा ही नहीं, बट स्टिल यूक्रेन ने साबित किया कि वो कितना पावरफुल है या उसकी जो पॉलिसीज है कितनी सही तरीके से इम्प्लीमेंट की जाती है और कैसे यूक्रेन ने पूरे इस चीज को हैंडल आउट किया, बल्कि अपनी जो भी लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है, उस चीज को कवर करने की भी यूक्रेन कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं इन 1000 डेज में हुआ क्या क्या। यूएनएचआरसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अप्रॉक्स 500 बिलियन नहीं, 8 मिलियन लोग जो है वो यूक्रेन छोड़ करके माइग्रेट कर चुके हैं दूसरी कंट्री। पहला चीज, माइग्रेशन बहुत बड़े लेवल पर बढ़ चुका है, या यूं कह लो रिफ्यूजीज बहुत ज्यादा निकल रहे हैं यूक्रेन से। सेकेंड थिंग, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अकॉर्डिंग रशिया ने ये चीज भी ध्यान नहीं दी है कि चिल्ड्रंस हैं या सिविलियंस हैं या कौन है वॉर में, उसने बस रैंडमली इन्वेट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रंस इस चीज से इम्पैक्ट हुए हैं, मास किलिंग हुई है बच्चों की। ऐसा भी माना जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद सबसे बड़ा जो एक तरह का इन्वेजन देखने को मिल रहा है वो यही इन्वेजन है जो कि रशिया इन्वेट कर रहा है यूक्रेन की टेरिटरी में। ठीक है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। साथ के साथ मेजरली चीज जो ये देखने को मिली, रशिया मेजरली यूक्रेन के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हेल्थ फैसिलिटीज पर, इन सारी चीजों पर अटैक कर रहा है ताकि कंट्री का मेजर सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाए। जो एक कंट्री को खड़ा रहने के लिए मेजर बेस चाहिए रहता है वो ही डिस्टर्ब करने के रुख में चल रहा है। बट हमने देखा, हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल है कि यूक्रेन भी पीछे नहीं रहा, यूक्रेन ने भी रशिया के खिलाफ एक्शंस उठाए और उससे डिफेंड करने की कोशिश की। ये तो बात हुई यूक्रेन के व्यू पॉइंट से। अब हम रशिया को भी लेकर के डिस्कस करते हैं। रशिया का मेन एम था कि वो यूक्रेनियन टेरिटरी को कैप्चर कर पाए, बट इस चीज में रशिया सक्सेसफुल नहीं रहा। जो भी टेरिटरी इसने कैप्चर की थी यूक्रेन की, यूक्रेन ने वापस से उसे अपने पास कैप्चर आउट कर लिया या वापस से अपनी मिलिट्री को वहां पर डिप्लॉय कर लिया है। पहली चीज, इससे रशिया के लिए भी विन विन जैसी सिचुएशन नहीं आई है। रशिया में भी मास एक्सोडस देखने को मिला। मास एक्सोडस मतलब कि चूंकि बच्चे और जो भी माइग्रेंट्स थे वहां पर, जो अलग अलग कंट्रीज से वहां आकर रह रहे थे, वो सब रशिया के इस स्टेप को लेकर के अपनी कंट्रीज में वापस चले गए। 1991 जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, उसके बाद सबसे बड़ा मास एक्सोडस, लोगों का रिमूवल रशिया से अब इस स्टेप के कारण देखने को मिला है, रशिया जब इन्वेट किया यूक्रेन को। पहली चीज। दूसरा, रशिया का डिफेंस सेक्टर में इमेज भी डाउन हो गई है। पहले क्या था, कंट्रीज रशिया के डिफेंस इक्विपमेंट्स पर, जो भी मिसाइल्स है, रॉकेट सिस्टम है,
या कुछ भी डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट है, वो ग्लोबल लेवल पर बहुत डिमांड रहती थी उसकी। बट चूंकि कंट्रीज ने देखा कि रशिया का खुद का डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो इतनी छोटी कंट्री यूक्रेन जैसी कंट्री को भी टैकल आउट कर पाए, इसलिए रशियन डिफेंस इक्विपमेंट्स पर लोगों का ट्रस्ट इश्यूज होने लगा या रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री डाउनग्रेड होने लगी। दूसरी चीज, मेजर सैंक्शंस देखने को मिले। वी ऑल नो रशिया को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम से आउट कर दिया गया, जिससे कि रशिया को कहीं ना कहीं ट्रेड रिलेशंस बनाने में प्रॉब्लम होने लगी। पहली चीज तो ट्रेड को लेकर के प्रॉब्लम होने लगी। दूसरा चीज, कहीं ना कहीं जो रशिया अपनी वॉर को या यूं कह लो वॉर को कंटिन्यू करने के लिए जिस फाइनेंसेस की जरूरत थी उसमें भी प्रॉब्लम आने लगी। कैसे रशिया अपनी वॉर इकोनॉमी को मनी प्रोवाइड करे, इसमें भी प्रॉब्लम आने लगी। थर्ड थिंग इज सैंक्शन, और सबसे बड़ी बात, अप्रॉक्स 200 कंपनीज जो है वो रशिया को छोड़ चुकी हैं। उन्होंने अपना नया सेक्टर ढूंढना स्टार्ट किया है, नई कंट्रीज सर्च कर रहे हैं वो, ताकि वहां पर वो जाके इन्वेस्ट करें। उन्होंने रशिया के इस स्टेप से इन्फ्लुएंस होकर के रशियन मार्केट को छोड़ दिया है। सो कहीं ना कहीं रशिया को ही निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर एक तरह से देखा जाए, यूक्रेन का लॉस तो बहुत अधिक हुआ है, बट अगर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखा जाए तो रशिया पर ज्यादा पड़ रहा है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट मतलब कि इकोनॉमिकली, फाइनेंसेस और लोगों का माइग्रेट हो जाना, ये सारी चीजें रशिया में भी देखने को मिल रही हैं। सो कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज ने इस चीज से सफर किया है। इस बीच हमें एक चीज देखने को मिली कि रशिया को ग्लोबल लेवल पर हर एक कंट्री का गुस्सा देखने को मिला, एग्रेशन देखने को मिला। यूरोपियन नेशंस भी रशिया के खिलाफ थे, यूएसए भी रशिया के खिलाफ था। सिर्फ एक कंट्री दैट इज नॉर्थ कोरिया, उसने ही रशिया की मदद की और अपनी डिफेंस इक्विपमेंट्स को फुलफिल करने के लिए कि वो किस तरह से इस चीज को डील आउट करे, उसने नॉर्थ कोरिया से ही मेजरली डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करना स्टार्ट किए। इस वजह से भी रशिया का जो डिफेंस सेक्टर है वो हमें गिरता हुआ नजर आया। सो ओवरऑल अगर हम इस एडिटोरियल से क्रक्स निकालें तो हमने एक साइड यूक्रेन ने जो चीजें सफर आउट की इन 1000 डेज में उसे देखा, दूसरी जगह रशिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा उसे देखा। अब बात की जा रही है रिहैबिलिटेशन की। कहीं ना कहीं यूक्रेन, वर्ल्ड बैंक ने ये बताया है कि अप्रॉक्स $500 मिलियन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ है यूक्रेन में। सो यूक्रेन चाहता है कि अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, कल्चरल चीजों को फिर से रिहैबिलिटेट करने के लिए उसे बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। तो जो ग्लोबल लेवल पर इंस्टीट्यूशंस हैं वो आकर के यूक्रेन की मदद करें ताकि यूक्रेन वापस से इन चीजों को रिहैबिलिटेट कर पाए। यही था इस एडिटोरियल में। आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड वन इज अ कम्युनिटी ऑन द मार्जिन्स, इट्स हिडन स्केयर्स। इस एडिटोरियल में सेक्स वर्कर्स के बारे में बताया गया है। हमारे सामने अभी एक नेटफ्लिक्स की सीरीज आई थी दैट वाज कॉल्ड हीरा मंडी। हीरा मंडी में हमने देखा कि कैसे सेक्स वर्कर्स प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस किन चीजों से जूझ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कि उनकी लाइफ अच्छी है, बट एक्चुअल में उनकी लाइफ अच्छी नहीं है, या जो वो प्रोफेशन है सेक्स वर्किंग का वो उन्होंने विलिंगली अडॉप्ट नहीं किया है। कई बार फाइनेंशियली चीजें इतनी बिगड़ जाती हैं कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ना चाहते हुए भी लोगों को सेक्स वर्किंग जैसे प्रोफेशन में जाना पड़ता है। इस प्रोफेशन को काफी ज्यादा सोशल स्टिग्मा की नजर से देखा जाता है, काफी डाउनग्रेड करके देखा जाता है। उन्हें कई सारी चीजें सोसाइटी में फेस करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल उन्हें उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, उनके लिए एनवायरनमेंट इंक्लूसिव नहीं रहता, ना तो उनको प्रॉपर इकोनॉमिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है और ना ही उन्हें हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। सबसे मेजर चीज सेक्स वर्कर्स की हमें देखने को मिलती है, सेक्स वर्कर्स की हमें देखने को मिलती है हेल्थ रिगार्डिंग चैलेंजेस। मेजरली सेक्स वर्कर्स मेंटल हेल्थ से सफर करते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें एंजाइटी, डिप्रेशन, डिसऑर्डर जैसी चीजें देखने को मिलती है। बट अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर के कोई भी स्टेप नहीं उठाया है। इस एडिटोरियल में इस चीज की डिमांड की गई है
कि हमें सेक्स वर्कर्स की मेंटल हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। जैसे कि हमने 2015 के बाद से सेक्स वर्कर्स की HIV एड्स से उनको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उन्हें अवेयर किया, उनके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड की। सिमिलरली उनकी मेंटल हेल्थ को भी एड्रेस करने की जरूरत है। सोसाइटी में अगर हिस्टोरिकली चीजें देखी जाए तो सेक्स वर्कर्स का भी इम्पोर्टेंट रोल रहा है इंडिपेंडेंस में। इंडिपेंडेंस के बाद उनके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा, उन्हें क्या चैलेंजेस फेस करने को मिले, वो सारी चीजें नेटफ्लिक्स की सीरीज हीरा मंडी में बहुत डिटेल में दिखाई गई हैं। बट स्टिल आज की डेट में भी उनको कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते, सो उस चीज को एड्रेस करने की बात की जा रही है इस एडिटोरियल में। नेक्स्ट वन इज how India could counter the CBAM। CBAM मतलब कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ये एक यूरोपियन यूनियन के द्वारा लाया गया प्लान है। इस प्लान को समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, यूरोपियन यूनियन के बारे में देखते हैं, ठीक है। वी ऑल नो, अगर मैं कार्बन एमिटर कंट्रीज की बात करूं ना, कि सबसे ज्यादा ग्रीन हाउसेस या कार्बन गैस कहां से एमिट आउट होती है, तो पहले नंबर पे नाम आता है हमारा चाइना, सेकंड नंबर पे आता है यूएसए, एंड द थर्ड वन इज यूरोपियन यूनियन। मतलब कि यूरोपियन यूनियन का भी कार्बन एमिशन या ग्रीन हाउस गैसेस में एमिशन का कंट्रीब्यूशन बहुत हाई है। बट स्टिल यूरोपियन यूनियन के साथ प्लस पॉइंट ये है कि यूरोपियन यूनियन अपनी, अगर ओवरऑल अपन डेवलपिंग कंट्रीज के ग्रुप को देखें ना, सॉरी डेवलप्ड कंट्रीज के ग्रुप को देखें, तो डेवलप्ड कंट्रीज में सबसे आगे हमें दिखेगा यूरोपियन यूनियन, जो कि क्लाइमेट चेंज को टैकल आउट करने के लिए स्टेप्स आगे बढ़ा रहा है, अपनी पॉलिसीज इस तरह से ला रहा है, अपने जो टारगेट्स हैं कि कंट्री को कौन कौन से स्टेप्स उठाने एमिशन को चेक आउट करने के लिए, एमिशन को कम करने के लिए, उस सब में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेज में सबसे आगे है यूरोपियन यूनियन। सिमिलरली अभी कौन सी मीटिंग चल रही है, COP29, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज की 29th मीटिंग चल रही है। COP25 के बाद यूरोपियन यूनियन ने अपना एक प्लान लाया जिसे बोला जाता है यूरोपियन ग्रीन डील। यूरोपियन ग्रीन डील ये लाई गई थी 2019 में। इसका मेजरली इस डील में मेजरली यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज कौन कौन से स्टेप्स उठाएंगी अपनी कंट्री के पॉल्यूशन को कम करने के लिए, उन सारी चीजों को बताया गया है। इसको अगर मैं बताऊं तो पहला चीज इन्होंने डिसाइड किया कि हम क्लाइमेट न्यूट्रलिटी कब तक अचीव करेंगे। इन्होंने टारगेट सेट किया कि हम कार्बन न्यूट्रल क्लाइमेट न्यूट्रल कंट्री बनेंगे 2050 तक, पहली चीज। दूसरा, जैसे कंट्री पॉलिटिकल कमिटमेंट करती है, हमने भी पॉलिटिकल कमिटमेंट किया है, पंच रत्न पॉलिसी को सामने रखा है कि हम 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर बनेंगे, 2050 तक कितना परसेंटेज कम करेंगे, 2030 तक हमारे क्या टारगेट्स है, ये सारी चीजें इंडिया ने भी डिक्लेयर की हैं। बट यूएसए ने इस चीज को लीगल ऑब्लिगेशन में कन्वर्ट करने के लिए सामने रखा है अपना ग्रीन डील प्रोग्राम 2019 का। जैसे कि बताया गया है कि पेरिस एग्रीमेंट में हमने डिसाइड किया कि ग्लोबल इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर हमें कम रखना है। सिमिलरली उस चीज को टारगेट को अचीव करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने कई सारी पॉलिसी सामने रखी है। पहला चीज कि उन्होंने अपने रिडक्शन टारगेट को बढ़ा दिया है। पहले यूरोपियन यूनियन ने कहा था कि 2030 तक हम 40% तक एमिशन लेवल को रिड्यूस करेंगे, बट उस चीज को बढ़ा करके उन्होंने कहा कि अब हम 55% तक अपने एमिशन लेवल को कम करेंगे। ये चीज ग्रीन डील में ही कही गई है। अगर मेजर अचीवमेंट की बात की जाए ना, पहले बात कर लूं, एक और चीज उन्होंने अपनी ग्रीन डील में बताई, दैट इज सेक्टोरल प्लान्स। मतलब कि पहले ये आइडेंटिफाई किया गया कि कंट्रीज में कौन से सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एमिशन देखने को मिल रहा है और कौन से सेक्टर्स इतने सेंसिटिव हैं कि उनको एक बार में हम उनमें
कट आउट चीजों को नहीं कर सकते। सो सिमिलरली उन्होंने डिसाइड किया कि पहले वो अपनी स्टील इंडस्ट्री को कार्बन फ्री बनाएंगे 2030 तक। सिमिलरली अलग अलग सेक्टर्स के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, एनर्जी के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज बनाए गए कि किस सेक्टर में क्या पॉलिसीज, कौन से फ्रेमवर्क्स हमें फॉलो आउट करने हैं। अगर मेजर अचीवमेंट देखा जाए ना, तो पहला चीज कि यूरोपियन यूनियन अपनी ट्रैकिंग को बहुत बेहतर तरीके से ट्रैक आउट कर रहा है, और यूरोपियन यूनियन का एक टारगेट है कि उन्हें एमिशन लेवल 2020 तक उन्हें 20% से कम करना था। इस चीज को अचीव करने में भी वो काफी हद तक सफल साबित हुआ है। सिमिलरली अब हम बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल पर। हमें समझ में आ गया ग्रीन डील क्या है यूरोपियन यूनियन की, और यूरोपियन यूनियन का मेन टारगेट क्या है कि उसे 2050 तक क्लाइमेट न्यूट्रल बनना है। 2020 का उसका टारगेट था कि एमिशन लेवल को 20% से कम करना है। सो इसी टारगेट को अचीव करने के लिए यूरोपियन यूनियन हमारे सामने लेकर के आया है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है इसे समझना। देखो, वी ऑल नो हम ग्लोबल लेवल पर इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, हम हर एक कंट्री से कनेक्टेड है। कहीं से हम ट्रेड करते हैं, कहीं हम इन्वेस्ट करते हैं, किसी कंट्री से कोई चीज मंगवाते हैं। एक कंट्री अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। कंट्री अपने कन्वीनियंस के हिसाब से गुड्स का प्रोडक्शन करती है, और जिस चीज का प्रोडक्शन कंट्री खुद नहीं कर सकती है उसे दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करती है। सो ग्लोबली कंट्रीज कनेक्टेड है। सो यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया कि अगर वो किसी भी चीज को इंपोर्ट करती है, देखो ये यूरोपियन यूनियन है, अगर बाहर से फॉरेन कंट्री से कोई भी गुड्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं तो यूरोपियन यूनियन उस पर एक टैक्स लगाएगी, या यूं कह लो टैरिफ लगाएगी ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एमिशन। मतलब कि वो प्रोडक्ट बनाने में जितना कंपनी ने कार्बन एमिट किया है या जितना क्लाइमेट को इफेक्ट किया है, उस चीज को क्वांटिफाई करके उस बेसिस पर यूरोपियन यूनियन टैक्स इंपोज करेगी, टैरिफ इंपोज करेगी उस गुड्स पर। इससे क्या होगा कि सपोज कंट्री ने एक, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इंडिया ने एक बिस्किट भेजा यूरोपियन यूनियन को, पार्ले जी का बिस्किट, जो कि 10 रुपए का है, ठीक है। और सपोज इस पार्ले जी बिस्किट को प्रोड्यूस करने में कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, फॉसिल फ्यूल हमने जलाया, बिस्किट्स को बेक किया, जिसकी वजह से कार्बन ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में एमिट हुई। सो यूरोपियन यूनियन क्या करेगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को काउंट करके, उसे क्वांटिफाई करके अपनी कंट्री में उस गुड्स को इंट्रोड्यूस करने के पहले उस पर एक तरह का टैक्स लगा देगा, जिसे बोला गया कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। और ये जो 10 रुपीज का ये गुड है, उसकी कॉस्ट बढ़ाकर अपनी कंट्री में मान लो 15 रुपीज कर देगा या 12 रुपीज कर देगा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। सो ये है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अब अभी जो मीटिंग चल रही है COP29 की, UNFCCC की, बाकू अजरबैजान में, उसमें मेजरली EU ने अपनी ये पॉलिसी सामने रखी, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। बट इंडिया इस चीज के बहुत खिलाफ है, इंडिया इस चीज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। पहली चीज, सबसे बड़ी बात जो होगी वो ये होगी कि अगर कंट्रीब्यूशन का टोटल देखा जाए कि कितना ट्रेड होता है दोनों कंट्रीज के बीच में, तो EU comprises 20.33% ऑफ इंडियाज टोटल मर्केंटाइज एक्सपोर्ट। मतलब कि इंडिया जो भी एक्सपोर्ट करता है उसका 20.33% जो एक्सपोर्ट जाता है वो EU में जाता है, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में। सो अगर इस तरह के मैकेनिज्म्स आएंगे तो जो मेजरली जो गुड्स है उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, जो इंडियन गुड्स है उसकी प्राइस यूरोपियन मार्केट में बढ़ जाएगी, जिससे हमारे एक्सपोर्ट्स इंपैक्ट होने लगेंगे। क्योंकि हमारे जो गुड्स है वो महंगा लगने लगेगा यूरोपियन यूनियन के लोगों को, तो वो उस चीज को लेना ही नहीं पसंद करेंगे, जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो सकता है, हमारा ट्रेड इंपैक्ट हो सकता है। सो यही चीज इंडिया सामने रख रहा है कि आप इस तरह से
अकेले बिना ग्लोबल कम्युनिटीज के साथ डिस्कशन किए इस तरह के मैकेनिज्म्स को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। CBAM जैसे मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। कहीं ना कहीं ये ग्लोबल लेवल पर एक तरह से थोड़ा सा अलग इमेज के साथ सामने आ रहा है। मतलब कि कंट्रीज इससे निगेटिव ज्यादा इम्पैक्ट होंगी। साथ के साथ पहली चीज तो ये है कि कंट्रीज इससे निगेटिव इम्पैक्ट होंगी। फर्स्ट थिंग इज एट द सेम टाइम CBM को डिफाइन करते वक्त जो EU है उसने अपने प्लस प्लस जैसी सिचुएशन को ज्यादा ध्यान दिया। मतलब कि पहला ये क्यों आखिर इंडिया अपोज कर रहा है उसके मैं पॉइंट्स बता रही हूँ कि ये चीज EU के लिए तो बेनिफिशियल है बट दूसरी कंट्रीज के लिए नहीं। कैसे कि जो भी यहाँ से पैसा EU ने वसूल किया, मतलब कि गुड्स की प्राइस जो 10 रुपए थी वो अगर 15 हो गई तो जो प्लस 5 रुपीज है वो EU के पास गए। अब EU अपने क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी को ठीक करने में या क्लाइमेट टारगेट्स को अचीव करने में क्लाइमेट न्यूट्रल बनने में इस पैसे को खर्च करेगा। ये चीज एक तरह से रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जो ये एमिशन हुआ है ये तो एक्सपोर्टिंग कंट्री में हुआ है ना। मतलब कि इंडिया ने जहां पर प्रोडक्शन किया वहां पर कार्बन का जो लेवल है वो बढ़ा। तो ये जो पैसा है ना प्लस 5 रुपीज ये शेयर होना चाहिए कंट्रीज के बीच में, बट EU ने इस शेयरिंग की कोई बात नहीं की। उसका मानना यह है कि जो ये पैसा हमने कलेक्ट किया है ये सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा ही यूज किया जाएगा कार्बन न्यूट्रल को अचीव करने के लिए। पहली चीज। दूसरा, जो ये CBAM है ये पेरिस एग्रीमेंट के भी खिलाफ है। क्यों? क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट बात कर रहा था कलेक्टेड कॉमन प्रॉब्लम बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब कि क्लाइमेट चेंज को बढ़ाने में डेवलप्ड कंट्रीज का ज्यादा रोल है। तो डेवलप्ड कंट्रीज को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादा एफर्ट्स लगाने चाहिए इस क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, एट द एंड इफेक्ट कौन हो रही है? डेवलपिंग कंट्रीज। सो ये उस चीज को भी ब्रीच कर रहा है। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कलेक्टिव ऑब्लिगेशन तो ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो ओवरऑल यहाँ पर इंडिया CBAM को क्यों अपोज कर रहा है ये सारी चीजें हमने देखी। एट द एंड यही बात की जा रही है कि CBAM जैसी पॉलिसीज को एक बार फिर से देखना चाहिए और जो इसमें ड्रॉबैक जैसी सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है कि ग्लोबल लेवल पर जो भी चीजें कंट्रीब्यूट हुई उससे ग्लोबल एमिशन को कम करने के लिए यूज करने की बजाय अगर EU अपने ही कंट्री के लिए सिर्फ यूज कर रहा है तो ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन टाइप का दिखा रहा है। हालांकि CBAM को लाने के लिए 2026 का टारगेट रखा गया है कि 2026 से हम इसे लाएंगे। सो दिस वाज अबाउट दिस एडिटोरियल। हमें इम्पोर्टेंटली CBAM समझना था कि ये क्या है और इंडिया इस चीज को अपोज क्यों कर रहा है और ये आखिर लाया क्यों गया हमारे सामने। उसका मेजर रीजन था यूरोपियन यूनियन की ग्रीन डील, जिसके तहत वो डिसाइड कर चुका है कि 2050 तक यूरोपियन यूनियन क्लाइमेट न्यूट्रल कंट्री बनकर दिखाएगा। नेक्स्ट वन इज द डेंजर ऑफ हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। अभी रिसेंटली देखा गया कि केरला के एक टूरिस्ट गए हुए थे उत्तराखंड में, बट हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के कारण उनकी डेथ हो गई। सो एडिटोरियल में यही डिस्कस किया गया है कि देखो जैसे हम माउंटेनियस रीजन की बात करते हैं, माउंटेनियस रीजन में टूरिस्ट तो बहुत ज्यादा आते हैं। कहीं ना कहीं माउंटेन रीजन की जो इकोनॉमी है वो टूरिस्ट से ही चलती है। बट कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चैलेंजेस इस सेक्टर में। पहला चीज टूरिस्ट की हेल्थ। वी ऑल नो जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड की ओर जाते हैं, जैसे जैसे इंक्रीज इन एल्टीट्यूड होता है वैसे वैसे हमारे जो एयर की डेंसिटी है या एयर की थिकनेस है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, एयर की थिकनेस डेंसिटी बढ़ती है, वहीं जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम होता चला जाता है। एज वी मूव जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ती है वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है। सबसे बड़ी बात आती है कि जो टूरिस्ट लोग होते हैं, जो भी एल्टीट्यूड के पर जाने की वजह से बॉडी उनकी इतने फास्ट रैपिड
मूवमेंट के कारण, एल्टीट्यूड में चढ़ने के कारण उस चीज को एडप्ट नहीं कर पाती है और कुछ मेजर डिसीज होने लग जाती हैं लोगों को। पहली चीज है, जो पहली प्रॉब्लम देखने को मिली वो है HACE, मतलब कि हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एंडेमा। और दूसरी जो डिसीज इसमें डिस्कस की गई है वो है हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एंडेमा, मतलब कि पल्मोनरी मतलब हार्ट और सेरेब्रल मतलब कि ब्रेन। होता क्या है कि ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण जो हमारे टिश्यूज है या जो हमारा ब्लड है वो थिक होने लगता है। थिक होने की वजह से अगर वो ब्लड हमारे हार्ट में जाकर के जमने लगता है तो उसे बोला जाता है HAPE, दैट इज हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एंडेमा। और अगर वही थिक ब्लड हमारे ब्रेन में जाकर के जमा होने लगता है तो उसे बोला जाता है हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एंडेमा। साथ के साथ सिर्फ ये दोनों ही प्रॉब्लम नहीं बल्कि नॉइशी वॉमिटिंग लाइक सिचुएशन या हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन करना बंद कर देती है, हम कंफ्यूज दिखने लगते हैं। इवन इतना अगर ब्रेन में ज्यादा ब्लड इकट्ठा होने लगा तो उससे कोमा जैसी सिचुएशन भी हमारे सामने होने लगती है। ये जो मेजर हाई एल्टीट्यूड पर होने वाली प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, वो है। अब बात की जा रही है कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। तो पहली चीज तो ये है कि अगर हमें किसी भी टूरिस्ट में या किसी भी पर्सन में ऐसी चीजें देखने को मिल रही है तो उसका सबसे डायरेक्ट सॉल्यूशन तो ये है कि उस पर्सन को तुरंत लो लेवल पर लाया जाए या ग्राउंड लेवल पर ले जाए, मतलब कि एल्टीट्यूड से नीचे लेकर जाया जाए। बट मेजर जो चैलेंज हमारे सामने देखने को मिल रहा है वो ये है कि माउंटेनियस रीजन टूरिस्ट को हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करने के लिए होटल्स तो बना ही रहे हैं, उनके फूड के लिए रेस्टोरेंट्स बना रहे हैं, उन्हें अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं माउंटेनियस जो स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, इन सारे रीजन्स में मेजरली जो हेल्थ सेक्टर है वो उतना अच्छा डेवलप नहीं है। इवन बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए भी वहां पर इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड नहीं है। सो यही बात की जा रही है कि अगर हमें हाई एल्टीट्यूड सिकनेस को कम करना है तो कुछ स्टेप्स बताए गए हैं इस एडिटोरियल में। जैसे कि पहला चीज स्क्रीनिंग, मतलब कि जब भी कोई टूरिस्ट किसी हाई एल्टीट्यूड रीजन में जाने की बात कर रहा है तो प्रॉपर उस पर्सन की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ग्राउंड लेवल पर ही उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ताकि प्रॉपर टूरिस्ट की आप ट्रैकिंग कर पाओ और हमें पता रहे कि कौन सा पर्सन कहाँ पर है। अगर उसे किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो हम उस तक रीच आउट कर पाए, उसे हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाए। सेकेंड वन इज कि यहाँ पर ऐसा एयर एम्बुलेंस जैसी फैसिलिटीज को बनाने की बात की जा रही है। मतलब कि अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ रही है तो हमारे पास एयर एम्बुलेंस जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप रहना चाहिए, फैसिलिटी ऑन वर्किंग रहनी चाहिए ताकि हम लोगों की जान को बचा सके या हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से जो डेंजर होते हैं कि पर्सन की डेथ हो जाती है उस चीज को भी कम किया जा सके। यही सारी इस एडिटोरियल में डिस्कशन किया गया है। यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि टूरिस्ट में किस चीज की कमी, जो हम इंडिया के टूरिस्ट सेक्टर को डेवलप करने की बात करें, ये मेजरली आपका मेंस आंसर राइटिंग में आपको मदद कर सकता है। जब हम टूरिज्म को या नॉर्थ स्टेट्स को, माउंटेनियस स्टेट्स के डेवलपमेंट की बात करें तो हमें वहां पर क्या चैलेंज देखने को मिल सकते हैं और उनमें क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, ये दोनों चीजें इस एडिटोरियल में डिस्कस की गई हैं। आगे चलते हैं। Is imposing tariffs on Chinese imports a good idea? वही हमारे अपने डोनाल्ड ट्रम्प जी के द्वारा एक बात कही गई। हम सब जानते हैं अभी के जो इलेक्शंस हुए यूएसए में हमारे सामने नई गवर्नमेंट जो बनी वो डोनाल्ड ट्रम्प की बनी, ठीक है। सो सत्ता में आते ही उन्होंने ये डिसाइड किया कि चूंकि जो यूएसए है अभी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की ओर, इकोनॉमिक स्टेबल यूएसए को बनाने के लिए गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स उठाएगी। सो पहली चीज ये नोटिस की गई कि कहीं ना कहीं यूएसए में
यूएसए का जो मार्केट है उसमें चाइनीज गुड्स ज्यादा देखने को मिले। उसके पीछे का रीजन ये है, पहला कि चाइना अपने मैन्युफैक्चरर्स को, अपनी कंपनीज को सब्सिडी प्रोवाइड करता है। सब्सिडी प्रोवाइड करने से क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑलरेडी कम हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से यूएसए का जो मार्केट है, वहां के जो कंज्यूमर्स हैं, वो अगर कंपेयर करते हैं यूएसए के द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट को और चाइना के प्रोडक्ट को, तो उन्हें दिखता है कि जो चाइना का प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट कम है। सो ज्यादा से ज्यादा चाइनीज गुड्स को प्रमोट किया गया, मतलब कि चाइनीज गुड्स की तरफ ज्यादा शिफ्ट हुए लोग। इसकी वजह से यूएसए में प्रोडक्शन की कमी हुई, मैन्युफैक्चरिंग की कमी हुई, और साथ के साथ यूएसए को ट्रेड डेफिसिट देखने को मिला। सो ट्रेड डेफिसिट को ठीक करने के लिए या ट्रेड डेफिसिट को अपने फेवर में लाने के लिए यूएसए ने डिसाइड किया है कि वो आने वाले समय में चाइनीज गुड्स पर टैरिफ इंपोज करेगा। टैरिफ मतलब कि क्या होता है कि जब कोई भी कंट्री, मान लो ये यूएसए है, यूएसए अगर कोई भी गुड चाइना से इंपोर्ट करना चाहता है तो वो इंपोर्टेड गुड पर एक तरह का टैक्स इंपोज करेगा जिसे बोला जाता है टैरिफ। सो टैरिफ इंपोज करने की वजह से उस गुड्स की जो कॉस्ट होगी वो बढ़ जाएगी। वही एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल अगर एक टी शर्ट 250 रुपीज की है जो कि चाइना ने प्रोड्यूस की है, अगर उस पर टैरिफ लगाया गया 50 रुपीज का, तो वो टी शर्ट अब यूएसए के मार्केट में जाकर के हो जाएगी 300 रुपीज की। तो होगा क्या कि गुड की जो कॉस्ट है वो हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। सो कहीं ना कहीं एक तरह से ये अमेरिकन गुड्स को एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड होगा, जिससे कि लोग अमेरिकन गुड्स की तरफ भी ज्यादा शिफ्ट होंगे। सो इस एडिटोरियल में यही डिस्कस किया गया है कि एक तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेप है कि हमें टैरिफ इंपोज करनी है चाइनीज गुड्स पर, ताकि हम अमेरिकन गुड्स को, अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट कर पाए, या उनके गुड्स की जो एक्सपोजर है वो हम इनहेंस कर पाए, बढ़ा पाए। सो एक तरह से तो डोनाल्ड ट्रंप अपने साइड से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो अमेरिका के लिए ये चीज बेनिफिशियल साबित हो सकती है। बट दूसरे साइड का जो दूसरी इमेज है वो डोनाल्ड ट्रंप सोचना शायद भूल गए। क्या होगा कि अगर यूएसए टैरिफ इंपोज करेगा तो क्या चाइना उसके अगेंस्ट या उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं उठा सकता है? चाइना भी यही करेगा कि चाइना भी यूएसए के गुड्स के ऊपर टैरिफ इंपोज करने लगेगा, चाइना भी यूएसए के गुड्स को महंगा दिखाने लगेगा अपनी कंट्री में, जिससे एट द एंड क्या होगा, ग्लोबल ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन हमारे सामने देखने को मिलेंगी, जो कि 2015-16 के टाइम पीरियड पे देखने को मिली थी। इससे ग्लोबल लेवल पर हो सकता है हमें और भी ज्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिले। एट द एंड क्या होगा कि गुड्स की प्राइस बढ़ जाएगी और लास्ट में कंज्यूमर के लिए मार्केट महंगा साबित होने लगेगा। सो इसलिए अगर आप टैरिफ इंपोज करने की बात कर रहे हो तो पहले उसके दोनों सिनेरियोस को समझो, कि सिर्फ आप अपने एंड से मत समझो कि अमेरिकन गुड्स को बेनिफिट होगा, चाइनीज गुड महंगे साबित होने लगेंगे तो लोग अमेरिकन गुड्स की तरफ शिफ्ट होंगे और अमेरिका का प्रोडक्शन बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। अरे दूसरे साइड उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है कि चाइना ने भी अगर टैरिफ इंपोज कर दी ना, तो प्रोडक्शन होने के कारण ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन होने लगेंगी और एट द एंड इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। सो यही था इस एडिटोरियल में, पूरा एक टी शर्ट के एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है, जिसे मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया और उनके दोनों के इम्पैक्ट बता दिए। नेक्स्ट वन इज एट G20 समिट इंडिया चाइना डिस्कस रिजप्शन ऑफ फ्लाइट्स वीजा इंश्योरेंस। इस एडिटोरियल को डिस्कस करने के पहले मैं थोड़ा सा G20 के बारे में डिस्कस कर लेती हूँ। G20 पढ़ने में ही लग रहा है कि 20 कंट्रीज का ग्रुप। हालांकि हुआ क्या कि 1997-98 के बाद जो हमारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला। सो 1999 में सारी कंट्रीज के फाइनेंशियल या सेंट्रल बैंक्स ने आपस में मिलकर के एक ग्रुपिंग फॉर्म की जिसे बोला गया G20। G20 में मेजरली 19 कंट्रीज
प्लस एक यूरोपियन यूनियन भी इन्वॉल्व है। साथ के साथ जब इंडिया ने G20 की लीड किया था, G20 समिट इंडिया में हुई थी, तब हमने अफ्रीकन यूनियन को भी G20 की मेंबरशिप दिलवा दी। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? मेजरली ग्लोबल लेवल पर 85% जीडीपी इन्हीं कंट्रीज से आती है, मतलब कि कंट्रीब्यूशन काफी अधिक है। दूसरा चीज, ग्लोबल लेवल पर 2/3 पॉपुलेशन इन 20 कंट्रीज में ही रहती है। सो कहीं ना कहीं G20 हमारे लिए और हर एक कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात किया जा रहा है कि अभी मैं इस चीज को डिस्कस क्यों कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि अभी 18 और 19 नवंबर को G20 की समिट ऑर्गेनाइज की गई है ब्राजील के रियो डे जेनेरियो स्टेट में। ठीक है, ये मतलब कि ब्राजील G20 की समिट को होस्ट कर रहा है। अगर थीम की बात करूं तो इसकी थीम रखी गई बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट, मतलब कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बात की जाएगी और अ जस्ट वर्ल्ड मतलब कि हर किसी के लिए सेफ एंड सिक्योर वर्ल्ड की बात की जा रही है। ठीक है, ये G20 की समिट के दौरान ये थीम रखी गई, इसे होस्ट किया जा रहा है ब्राजील के द्वारा। 18 और 19 नवंबर को G20 की समिट ऑर्गेनाइज की गई थी। ब्राजील ने मेजरली इस समिट के 3 एजेंडाज रखे हैं। पहला जो एजेंडा रखा गया है, सोशल इंक्लूजन एंड फाइट अगेंस्ट हंगर, मतलब कि इंक्लूजन, सोशल इंक्लूजन प्लस फाइट अगेंस्ट हंगर। हंगर की बात कर रहा है ब्राजील कि एटलीस्ट लोग भूख से ना मरे, लोगों को 3 टाइम का खाना मिल सके। दूसरी चीज एनर्जी ट्रांजिशन। वी ऑल नो, हम बात कर रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल से हम कहीं ना कहीं रिन्यूएबल और सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ मूव ऑन करें। तीसरी चीज जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है उनके रिफॉर्म्स की बात कर रहा है ब्राजील, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस एंड रिफॉर्म्स। इन 3 एजेंडास पर जो है हमारी पूरी दोनों दिन की G20 की 2 डेज की समिट बेस्ड थी। अब बात की जा रही है जो आज की न्यूज आई है, ये तो मैंने G20 की अभी की समिट का क्रक्स बता दिया, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल अवेयरनेस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आज की न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। आज की न्यूज क्या कहती है कि G20 समिट में इंडिया के और चाइना के मिनिस्टर्स मिले। उन लोगों ने डिस्कस किया कि हमने जैसे कि LAC में डिसएंगेजमेंट किया, या जो दोनों कंट्रीज है, अब दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप्स बेहतर होने की बात की जा रही है कि हम कैसे दोनों कंट्रीज के रिलेशन को बेहतर बनाएं। सो उसी रिगार्डिंग डिस्कस किया गया है कि अब इसमें नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये उठाया जाएगा, रिजप्शन ऑफ डोमेस्टिक डायरेक्ट फ्लाइट्स। मतलब कि कोविड-19 के बाद हमने इंडिया और चाइना की डायरेक्ट फ्लाइट्स को बैन कर दिया था, बंद कर दिया था। उसके बाद LAC के टेंशन के कारण हम उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाए, बट अब इस विजिट के बाद डिसाइड किया जा रहा है कि हम डायरेक्ट फ्लाइट्स को स्टार्ट करेंगे। वीजास और जर्नलिस्ट रिवर्स से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, रिवर्स शेयरिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इन सारी चीजों पर टॉक्स को वापस लाया जाएगा। वापस से दोनों कंट्रीज बात करेंगी कि आखिर हमें कौन से स्टेप्स उठाने हैं। देखेंगे हम क्या हो रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में, क्या बातें की जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज विजन फॉर फ्री ओपन मैरीटाइम नेटवर्क इज फाइंडिंग रेजोनेंस अक्रॉस वर्ल्ड। इंडिया बात करता है फ्री, फेयर और हेजेमनी फ्री इंडियन ओशियन रीजन, मैरीटाइम रीजन की। वी ऑल नो इंडिया मेजरली, मतलब कि सी रूट की अगर बात की जाए तो इंडिया एक पेनिनसुलर कंट्री है, इंडिया के आसपास पूरा ये सी है। सो देखा जाए तो मैरीटाइम रीजन एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ओशियंस एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए इंडिया समय समय पर अलग अलग इनिशिएटिव्स लेकर के आता है ताकि कंट्रीज को मैरीटाइम सिक्योरिटी इंश्योर की जाए। अगर इस टाइम पीरियड को ऑब्जर्व करें 2014 से लेके 2024 तक के टाइम पीरियड को, तो इंडिया ने अपनी कार्गो कैपेसिटी, अपने पोर्ट्स की क्लास,
अपनी मैरीटाइम रूट्स को बहुत इनहेंस कर लिया है, मैरीटाइम कनेक्टिविटी को बढ़ा दिया है, रिवराइन पोर्ट्स बना करके, रिवराइन कनेक्शन को और भी इनहेंस करके, जैसे कि गंगा हुगली का नेशनल वाटरवेज को इम्प्रूव करके मैरीटाइम सी रूट्स को और बेहतर बनाने की कोशिश की है। इस 10 साल के टाइम पीरियड ने इंडिया ने मैरीटाइम लेवल पर अच्छा काम किया है। सिमिलरली अभी ओशियन की सिक्योरिटी के लिए ओशियन डायलॉग स्टार्ट किया था इंडिया ने, दैट इज सागर मंथन। ठीक है, मैरीटाइम ओशियन डायलॉग है जिसमें कंट्रीज आपस में कोऑपरेट करती हैं सेफली एंड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। तो अभी जो ये न्यूज आई है वो ये बात कर रही है कि इंडिया का जो विजन है कि मैरीटाइम नेटवर्क को फ्री और ओपन बनाने का, वो अब ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर इस चीज पर बातें होने लगी है कि मैरीटाइम रीजन कितना इंपॉर्टेंट है और इसे फ्री और ओपन रखना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Next one is India Italy to negotiate defense industrial roadmap focus on maritime sector। इंडिया और इटली के बीच में बात की जा रही है कि दोनों कंट्रीज मिलकर के रोड मैप रेडी करेंगी ताकि डिफेंस सेक्टर में इंटर कॉपरेशन और दोनों कंट्रीज किस तरह से कॉपरेट करें, आपस में टेक्नोलॉजी का शेयर करें, ट्रेनिंग किस तरह से प्रोवाइड करें डिफेंस पर्सोनेल्स को, ताकि दोनों कंट्रीज के रिलेशन और बेहतर हो सके। अगर मैं बात करूं इंडिया और इटली के रिलेशनशिप की, तो हमारे रिलेशनशिप्स आज के नहीं है, बहुत समय पहले से, रोमन एरा से लेकर के दोनों कंट्रीज ने ट्रेड रिलेशंस तो रहते ही थे, मतलब कि स्पाइसेस का ट्रेड होता ही था इंडिया और इटली के बीच में। उसके बाद अभी मॉडर्न सिनेरियो में देखा जाए तो 1947 से दोनों कंट्रीज ने अपने बायलैटरल टाइज को बनाना स्टार्ट किया है। बात की जाए पॉलिटिकल रिलेशंस की, तो दोनों कंट्रीज के पॉलिटिकल लीडर्स समय समय पर एक दूसरे की कंट्री पर विजिट करते। 2023 में इटली की जो पीएम है वो हमारे यहाँ आई थी। और इंटरनेशनल लेवल पर जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है वहां पर भी दोनों कंट्रीज के पर्सोनेल्स या यूं कह लो पॉलिटिकल लीडर्स मिलते रहते हैं। इकोनॉमिक रिलेशन की बात की जाए तो पूरे यूरोपियन यूनियन में इटली 4th लार्जेस्ट पार्टनर है इंडिया का, जहां से ट्रेड रिलेशंस बनाता है इंडिया। डिफेंस रिलेशन में इंडिया इटली मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप बनाया गया था दोनों कंट्रीज के डिफेंस सेक्टर को बूस्ट अप करने के लिए। ये ग्रुप जो है वो 2023 के डिफेंस कोऑपरेशन का ही पार्ट है। इंडिया और इटली के पार्टनरशिप को, रिलेशनशिप को स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट किया गया ताकि दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सारी स्मूथली कवर अप की जा सके। कुछ इश्यूज हैं, पहला चीज तो ट्रेड का जो अमाउंट है वो कम है। दूसरा चीज, कुछ मैरीटाइम इश्यूज दोनों कंट्रीज के बीच में प्रिवेल कर रहे थे जिसे अब सॉर्ट आउट करने की बात भी की जा रही है। वे फॉरवर्ड की बात की जाए तो दोनों कंट्रीज को अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप बढ़ाना चाहिए, ईयू इंडिया के पार्टनरशिप को बढ़ाना चाहिए, ग्लोबल एजेंडा पर फोकस, जो ग्लोबल एजेंडा, शेयर ग्लोबल एजेंडा है उस पर फोकस करना चाहिए, और कलिनरी एक्सचेंजेस, मतलब कि जो वहां पे गैस्ट्रोनॉमी होती है, पास्ता हो गया, पिज्जा हो गया, इन सब चीजों के हम वी ऑल नो इंडियंस आर फैंस, तो उस चीज को और भी इनहेंस करने की जरूरत है। नेक्स्ट वन इज पेइंग ह्यूज कॉस्ट फॉर क्लाइमेट एक्शन सेज इंडिया एट COP29। COP29 की मीटिंग चल रही है बाकू अजरबैजान में। इस दौरान इंडिया ने अपना व्यू पॉइंट रखा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको ही ह्यूज कॉस्ट पे करना पड़ रहा है, मतलब कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पैसा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए या क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए। एट द एंड जो डेवलपिंग कंट्रीज है वही उस चीज के वल्नरेबल, सबसे ज्यादा वही वल्नरेबल है और सबसे ज्यादा उन्हें ही पे आउट करना पड़ रहा है, जबकि उन्होंने इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी नहीं किया है। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट अलाउज सेल्फ सर्वे फॉर फेज 2 ऑफ पीएम आवास योजना। गवर्नमेंट ने पीएम आवास योजना की फेज 2 के सर्वे के लिए बात की है। अब हम समझते हैं पीएम आवास योजना क्या है। 2016 में ये योजना चलाई गई थी। गवर्नमेंट का टारगेट था कि 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल, हर किसी को एक घर प्रोवाइड करना, एक पक्का घर प्रोवाइड करना, साथ के साथ वहां पे बेसिक एमिनिटीज
भी प्रोवाइड करने का टारगेट सेट किया गया था। सो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ये जो प्रोग्राम है, ये इनिशिएटिव इम्प्लीमेंट किया गया था। और जो लोगों को कच्चे हाउसेज है, जो SC ST के लोग हैं, BPL के नीचे रहते हैं, जिनके पास घर नहीं है, उन सबको पक्का हाउस प्रोवाइड करने की बात की गई थी। हालांकि इस स्कीम ने काफी सक्सेस रेट भी हमें दिखाए हैं। सो इसी से इन्फ्लुएंस होकर के हमने फिर अर्बन रीजन पर भी आवास योजना स्टार्ट की थी। नेक्स्ट वन इज तमिलनाडु हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ विमेन काउंसलर्स रिपोर्ट। एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि ओवरऑल लेवल पर अगर काउंसलर्स का रेशियो देखा जाए तो 60% काउंसलर्स जो है वो विमेन रहती है। हालांकि ये जो रेशियो है वो तमिलनाडु में और भी ज्यादा है, अच्छी बात है। नेक्स्ट वन इज इंडिया यूके टू रीलॉन्च ट्रेड टॉक्स इन न्यू ईयर। अभी G20 की समिट में, ब्राजील में जो समिट चल रही है, उस दौरान इंडिया और यूके के रिप्रेजेंटेटिव्स मिले। उन्होंने डिसाइड किया कि इस ट्रेड टॉक्स को रीलॉन्च किया जाएगा। मतलब कि दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड रिलेशंस को और बेहतर बनाने के लिए दोनों कंट्रीज मीटअप करेंगी और इंडिया और यूके का जो ट्रेड है उसे बढ़ाया जाएगा, डिफेंस बढ़ाया जाएगा, एक्सचेंजेस को बढ़ाया जाएगा। साथ के साथ यहाँ पर एक चीज डिस्कस की गई, दैट वाज इकोनॉमिक ऑफेंडर्स। वी ऑल नो, हमने बहुत नाम सुना है विजय माल्या और नीरव मोदी का, जो इंडिया के डायमंड मर्चेंट्स रहे हैं, जो इंडिया के साथ घपला करके जाकर के यूके में रह रहे हैं। सो हमने दोनों कंट्रीज ने, इंडिया और यूके ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन कर रखी है, बट स्टिल इकोनॉमिक ऑफेंडर्स आज की डेट में भी उस कंट्री में जाकर के रह रहे हैं और हमारे पास कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है इस चीज को डील आउट करने के लिए। सो एक तरह से ये एक चैलेंज है दोनों कंट्रीज के बीच में, जिसे डिस्कस किया गया कि इस चीज को कैसे ठीक किया जाए। प्रीलिम्स रिवीजन, फर्स्ट वन इज AI enabled ई-तरंग सिस्टम। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा लॉन्च किया गया AI enabled ई-तरंग सिस्टम। मतलब कि वॉर टाइम पर और पीस टाइम पर जो भी डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं उनमें इंटरफेरेंस फ्री ऑपरेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए हमने ये सिस्टम लॉन्च किया है। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट वन इज स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट 2024। इस ये रिपोर्ट जो है वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पेश की गई, COP29 के दौरान ही पेश की गई। सॉरी। मेजर जो हाइलाइट्स है वो फर्स्ट थिंग ये कि 2023 सबसे वार्मेस्ट ईयर रहा है अभी तक का। सेकेंड थिंग, जो ये डिकेड है 2013 से लेकर के 2023 तक का, ये सबसे वार्मेस्ट डिक्लेयर हुआ है। थर्ड थिंग, कार्बन का एमिशन 55% से बढ़ता हुआ नजर आया है। फोर्थ थिंग, ग्लेशियर मेल्टिंग बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है हमें, जिससे कि एट द एंड हमें सी लेवल भी राइज होता हुआ दिखा है। सी लेवल राइज होने से जो कंट्रीज हैं जिनकी कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन बाउंड्रीज पार कर रही है, कोस्ट लाइन से सी वाटर बाउंड्रीज पार कर रहे हैं और इससे वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है। ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट वन इज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जिसने पहले तो न्यूज में देख लेते हैं कि ये न्यूज में क्यों था। वी ऑल नो, हमने मध्य प्रदेश के कूनो पालमपुर नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट चीता स्टार्ट किया था, जिसमें हम अफ्रीका से चीता इंडिया में रिहेबिलिटेट करने की बात कर रहे थे। सो इस इंस्टीट्यूट ने बताया कि ये सक्सेसफुल साबित हुआ है। इस इंस्टीट्यूट के बारे में देखते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 1982 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर देहरादून उत्तराखंड में स्टैब्लिश्ड है। मेजरली ये बात करता है कि जो भी स्पीशीज है, वाइल्ड लाइफ स्पीशीज को साइंटिफिकली किस तरह से कंजर्व किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए और उनकी पॉपुलेशन को सस्टेनेबल रखा जा सके। ये रिसर्च भी करता है नई नई टेक्नोलॉजीज पर कि कैसे हम क्या पॉलिसीज अपनाएं ताकि वाइल्ड लाइफ को बेहतर तरीके से कंजर्व और मैनेज किया जा सके। नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज सी विजिल।
एक्सरसाइज सी विजिल इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया है, अभी रिसेंटली इसका 4th एडिशन कंडक्ट किया जाने वाला है। वी ऑल नो इंडिया की जो मैरीटाइम बाउंड्री है दैट इज 75.16 किलोमीटर की, 7516.6 किलोमीटर की हमारी मैरीटाइम बाउंड्री है। और रिसेंटली 2008 में हमें 26/11 का अटैक देखने को मिला था मुंबई में, वो मैरीटाइम रूट से ही हुआ था। सो मैरीटाइम रूट को सेफ एंड सिक्योर बनाने के लिए हम एक्सरसाइज सी विजिल करते हैं, जो कि इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट की जाती है। रिसेंटली इसका 4th एडिशन कंडक्ट किया गया था। थैंक यू सो मच, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। होप यू ऑल लाइक द सेशन। इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन के लिए आप ज्वाइन करिए एग्जैक्ट IAS। हमारे इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। इस पूरी लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। किसी भी तरह के सजेशंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या कुछ भी नया अगर हमें आप चाहते हैं कि हम अपने लेक्चर्स में लेकर के आए तो। थैंक यू सो मच।